नमस्कार, आदाब। और आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति अर्थात इसको कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, उसके बाद आयत, वर्ग इत्यादि चीज़ों का। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं क्षेत्रमिति पार्ट 1। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रमिति है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंग्लिश में बोला जाता है मेंसुरेशन और हिंदी में इसे कहते हैं क्षेत्रमिति, अर्थात क्षेत्र का अध्ययन करना। अच्छा, क्षेत्र का अध्ययन मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत कुछ हम आयाम लेंगे, जैसे कुछ फिगर वगैरह होता है, उस पे आधारित चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे। तो ये क्षेत्रमिति, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, पेरीमीटर्स, ठीक है, और परिमाप। ठीक है, तो ये एरिया और पेरीमीटर्स के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, जानकारी इसकी परिभाषा ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी आकृति के भुजाओं से घिरे तल को आप क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लिया हमने इसको ऐसे एक आकृति बना दिया, ठीक है, तो इसके द्वारा घेरा गया जो भी भूभाग है, जो भी चीज़ें हैं, जगह है, वही क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, मतलब क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद परिमाप अथवा परिमित, जिसको पेरीमीटर्स कहा जाता है। तो परिमाप का मतलब क्या है? अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो परिमाप वस्तु के चारों तरफ के नाप को परिमाप कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, आकृति के सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है। तो ये हो गया परिमाप। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। ट्राइंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये जो त्रिभुज होता है, दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला हो गया भुजाओं के आधार पर और होता है कोणों के आधार पर। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के से संबंधित कुछ फार्मूला। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्रिभुज को दो भागों में विभाजित वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कैसे? पहला हो गया आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो पहला लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है और इसे कहते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विषय में। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं एक समान हों, एक समान माप की हों, लंबाई की हों, तो उन्हें बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर खींच लिया है, ABC। ठीक है, अच्छा, समबाहु त्रिभुज हो गया कि तीनों भुजाएं एक समान माप की हों या एक लंबाई की हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और प्रत्येक कोण जो है प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। ठीक है, ये जानकारी आप रखेंगे। जैसा कि आप तीनों को जोड़ेंगे, जैसे 60 और फिर 60 डिग्री फिर प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 180 अंश। जो एक नियम बताता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूला होता है। जैसे देखिए, प्रत्येक भुजाओं को मैंने बना दिया A माप की। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। तो आइए कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ये कितना जगह घेर ले रहा है, अगर मैं इसको रंगीन करना चाहूँ, ऐसे फिगर मतलब इसको खींच दूँ अगर ऐसे इस तरह से, कितना जगह है, या फिर आप कहें कि इतना अगर निकाल दिया जाए तो कितना जगह खाली हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं एरिया। ठीक है, यानी क्षेत्रफल कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और संकेतांक भाषा में मैंने लिखा है A बराबर करड़ी में √3/4 इंटू A स्क्वायर, जहाँ पे A क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला। अच्छा, दूसरा फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर्स क्या होता है, यानी चारों तरफ के नाप। देख सकते हैं, तीनों भुजाओं को मैंने ऐड कर लिया है। तीनों भुजाओं को जब हम ऐड करेंगे तो यही होगा पेरीमीटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज का जो परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो मैंने इसको संकेत दिया है P = 3a। ठीक है, ये हो गया परिमाप, इसके चारों तरफ का माप। ठीक है, शीर्ष से डाले गए लंब की माप। अच्छा, शीर्ष से डाले गए लंब की माप का मतलब हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एक ऐसे लंब खींचते हैं
तो शीर्ष से डाले गए लंब की माप की बात कर लें, फार्मूला यल बराबर करड़ी में 3/4 इंटू भुजा होता है। तो ये हो गया जो है 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला समबाहु त्रिभुज के संबंध में। अब देखते हैं त्रिभुज, दूसरे प्रकार का त्रिभुज। अब देखिए हमें जानना है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद जो है इससे संबंधित 3 फार्मूला जानेंगे। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं एक समान लंबाई की हों, जैसा कि आप देख सकते हैं AB और AC, ये दोनों एक ही माप की हैं और BC को अलग दर्शाया गया, यानी कि B माप का है, ठीक है। तो अगर कहा जाए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, सम माने बराबर, द्वि माने द्वि, अर्थात वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं एक बराबर हों और एक माप की हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फिगर इसका बना दिया है। अब देखिए 2 भुजाएं एक समान माप की हों, उन्हें ही हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब इससे संबंधित हम फार्मूला 3 लिखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर B/4 √4A² माइनस B²। अच्छा, यहाँ पे खूब ध्यान से समझेंगे हम, जैसे इसको हम हटा करके फिर आपको बता रहे हैं, यहाँ से पूरा स्पष्ट तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से देखिए, ये हो गया A, ठीक है, AC का माप हो गया A, ठीक, और AB का भी माप हो गया A, दोनों भुजाएं एक समान माप की हो गई, और तीसरी भुजा BC जो दिख रहा है आपको B यानी अलग है, तभी इसका मतलब निर्धारण हो गया कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्षेत्रफल ये कितना जगह घेरेगा, कितना भाग घेर रहा है, उसी के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला B/4 करड़ी में 4A² माइनस B², अर्थात आप कह सकते हैं जो अलग माप की भुजा है उसमें 4 से भाग करेंगे और करड़ी में जो एक समान माप की भुजाएं हैं उनका वर्ग चौगुना के साथ घटा लेंगे, जो अलग भुजा है उसके वर्ग के साथ, यही आएगा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, ये जितना जगह घेर लिया उसे ही क्षेत्रफल कहेंगे हम। अब त्रिभुज के चारों तरफ की नाप की बात, भुजाओं की नाप की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए तीनों तरफ जोड़ लेंगे तो त्रिभुज जो होता है उसके तीनों भुजाओं का योग कहलाता है उसका परिमाप, पेरीमीटर्स कहलाता है। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, A यानी पहली भुजा, यहाँ दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तो A + B, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं 2A + B, कह सकते हैं 2A + B। तो ये हो गया आपका इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। अब देखिए शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, अर्थात हमने शीर्ष A से एक लंब खींचा, देखिए हमने यहाँ से एक लंब खींचा इस तरह से, तो ये हो जाएगा AD, अर्थात डाले गए लंब की, शीर्ष A से डाले गए लंब की लंबाई AD बराबर, AD का जो मान होगा हमने यल लिखा है लंब, ठीक है, यल बराबर करड़ी में 4A² माइनस B² बटे पूरा के 2। तो ये हो गया 3 फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब देखेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, विषम बाहु का मतलब वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, देख सकते हैं ABC, ठीक है। अच्छा, AC का माप C है अलग, BC का A है और AC का B है, तो इसमें तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की दिख रही हैं, ठीक। अब इसके लिए इसकी जानकारी परिभाषा के तौर पे आप बता सकते हैं, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक। विषम का मतलब जानते ही हैं बराबर न होना, अर्थात किसी भी कंडीशन में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, उससे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, क्या देखेंगे यहाँ से, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, कहेंगे आधार क्या है, मैंने यहाँ शीर्ष A से एक लंब खींचा है, जो BC पर लंब है, कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे D है। तो एक्चुअली क्या है कि BC जो आप देख रहे हैं, BC आधार का कार्य करेगा, पूरा का पूरा बेस बनेगा, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं हाइट,
अर्थात कह सकते हैं परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रहा है आपको AD ये लंब का काम करेगा, या फिर इसे हम बोल देंगे ऊंचाई। तो इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको मैंने 60 भाषा में लिख दिया है, कैपिटल A = 1/2 इंटू A इंटू H। ये बोले तो ये आपका बेस हो गया, और ये H बोले तो ऊंचाई यानी हाइट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको एक और फार्मूला के तहत भी हम जानकारी कर सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, आइए मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा इसको कहते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, जो प्रतीक माना जाता है क्षेत्रफल का। डेल्टा इक्वल √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अच्छा बोलेंगे यहाँ पे S क्या है, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँ, S को कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस बोले तो A प्लस B प्लस C/2। अच्छा, इसे कहा जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो बस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2S को बोलेंगे त्रिभुज का 2S को बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कहा जाता है, ठीक। ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। तो याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आवश्यक फार्मूला डेल्टा इक्वल रूट यानी करड़ी में S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है, जहाँ पे S को बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ABC त्रिभुज की 3 असमान आकृतियों की जो माप है उनकी भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट चौथे वाले पे, समकोण त्रिभुज। चलिए अब हम जानेंगे चौथे नंबर का जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहचान क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, एक कोण 90 अंश अर्थात समकोण होना चाहिए, तो उसे हम समकोण त्रिभुज का मतलब संज्ञा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग क्या क्या है, देखिए, जिसके बल पे ये कह सकते हैं टिका हुआ है, इसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर भुजा दिखाई देती है उसे हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहते हैं। और इस लंब और आधार को क्लोज करने वाली जो तीसरी भुजा है वह हाइपोटेन्स बोले तो कर्ण कहलाती है, ठीक है। ये हो गया 3 भुजाएं। अब हम जानेंगे त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है A इक्वल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, आधार देख सकते हैं आप, ऊंचाई ये बता सकते हैं, ये ऊंचाई हो गई। तो हम बोल सकते हैं A इक्वल 1/2 B इंटू P। तो ये हो गया किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड यानी ज्ञात करने के लिए आवश्यक फार्मूला, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, अच्छा परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को हम जोड़ लें, घूम करके देखिए, तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यही इसका पेरीमीटर्स कहलाएगा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा आधार धन लंब धन कर्ण, अर्थात कैपिटल P इज इक्वल P इंटू स्मॉल p B इंटू B प्लस P प्लस H। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात कह सकते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। परिमाप के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरियन फार्मूला या पाइथागोरियन थ्योरम कह सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण वर्ग यानी जो बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, ये बड़ी भुजा होती है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। अच्छा, इससे हम कोई और फार्मूला, 2 फार्मूला और बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताएं हम आपको। जैसे मान लीजिए कर्ण, हमें लंब ज्ञात करना है, लंब का वर्ग बराबर बोलेंगे लंब का वर्ग, कर्ण में से हम आधार को घटा लेंगे, यानी कर्ण के वर्ग में से हम घटा लेंगे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग घटा लेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए हमें आधार ही मालूम करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आधार ज्ञात करने के लिए लंब को इसमें से कम कर लेंगे, अर्थात कहेंगे आधार वर्ग बराबर, आधार वर्ग बराबर, इसको यहाँ से इसको इसमें से घटा लेना, यानी कर्ण में से हमें घटा लेना है, कर्ण के वर्ग में से हमको जो है घटा लेना है क्या, लंब, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पाइथागोरियन फार्मूला या पाइथागोरियन थ्योरम। तो ये तो हो गया भाई समकोण त्रिभुज के लगभग हमने आपको 4 प्रकार बताया। अब देखिए कुछ होता है न्यून कोण,
जो आप जानते हैं समकोण आपने सीख लिया, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा। तो ये तो था कुछ त्रिभुजों से संबंधित फार्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगले में हम चलते हैं, कुछ और चीज़ों को देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने बात किया 3 भुजाओं से घिरी आकृति, अब हम बात करेंगे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो आइए, जैसे होता क्या है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत है, इन सब चीज़ों का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज मैंने फिगर आपके सामने खींच दिया है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई भी हो सकता है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे जो विकर्ण डाल दिया है डायगोनल, अर्थात इसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो 2 विकर्ण मतलब एक विकर्ण हमने अगर खींचा यहाँ पे तो 2 त्रिभुजों में ये बंट जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं किसी एक त्रिभुज का दुगुना, अर्थात कह सकते हैं किसी एक त्रिभुज का दुगुना द्विगुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस हिसाब से मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे क्या, आधार गुणे ऊंचाई आप कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समान भुजाओं को मतलब चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए AB CD के पैरेलल है, समांतर है, और आप देख सकते हैं BC AD के समांतर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विगुणे A + B, अर्थात कहेंगे समांतर भुजाओं को जोड़ लिया जाए 2 बार, तो 2 कॉमन कर लिया गया, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम जानेंगे स्क्वायर, जिसे हम वर्ग कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और सभी भुजाएं आपस में एक समान माप की होती हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ये जो स्क्वायर है कितना जगह घेर रखा है, इसके क्षेत्रफल के लिए आवश्यक फार्मूला होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, अर्थात कैपिटल A बराबर स्मॉल a स्क्वायर, ए बोले तो आम, अर्थात ये साइड हो गया, इनका भुजा हो गया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, मैंने यहाँ पे भी क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे भी क्षेत्रफल लिखा है। इसका मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का क्षेत्रफल। अच्छा, विकर्णों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ देखिए पहले कोने को दूसरे से, फिर तीसरे को चौथे से मिला लें अगर हम यहाँ से, तो देख सकते हैं बड़े आराम से 2 विकर्ण हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको डायगोनल 1 यानी विकर्ण नंबर 1, और ये 2 हो गया D2 D1। तो ऐसे भी कह सकते हैं जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनता है। ध्यान रखिएगा, यही अगर लिख दिया जाए 1/2 गुणे D1 गुणे D2, तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक जानकारी और हो गई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो इस तरह से होता है समचतुर्भुज आपका, ठीक है। भुजाएं तो एक समान नाप की रहेंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समांतर पैरेलल में होना चाहिए। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने सीख लिया इसी में हम। अब देखिए, वर्ग का जो परिमाप होता है, चारों तरफ का नाप, भुजाओं के चारों तरफ का नाप ही वर्ग का परिमाप कहलाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि P बराबर 4 गुणे भुजा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 × भुजा। उसके बाद वर्ग का विकर्ण, जैसा कि ये विकर्ण अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला करड़ी में द्विगुणे भुजा, करड़ी में द्विगुणे भुजा होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे फिर लिखा है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया हो और कहा जाए आपसे कि वर्ग का विकर्ण बताइए, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है बड़ी करड़ी में द्विगुणे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम आते हैं आयत पर। आइए देखते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब आयत क्या है, आपके सामने मैंने फिगर खींच लिया है आयत से संबंधित। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भूभाग अर्थात इस तरह की जो आकृति दिखेगी भाई, उसे हम बोलेंगे आयत। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, जिसको बोला जाता है ये लंबाई, और इसे बोलेंगे आप चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो आयत का जो क्षेत्र, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, आयत का प्रत्येक कोण, जो सम्मुख कोण होता है, जो सामने का कोण होता है, देखिए संलग्न कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक वर्ग की भांति, ठीक जो है वर्ग की तरह है। इसमें भी प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। तो आप जब जोड़ेंगे तो 360, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, 360 डिग्री का कोण हो जाता है। तो याद रखिएगा, आयत के अंतः कोणों का योगफल जो होता है 360 होता है। उसी प्रकार वर्ग का भी होता है। अब देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात A बराबर L × B होता है, जिसे हम बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब चारों तरफ का नाप, आप कह सकते हैं, देखिए एक लंबाई एक चौड़ाई धन दूसरी लंबाई धन दूसरी चौड़ाई, अर्थात बोल सकते हैं 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, 2 कॉमन कर लिए जाए, 2 लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात P बराबर 2 × L + B होता है। तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल, हो गया आयत का परिमाप हो गया, ठीक।
अब देखिए आयत का विकर्ण। अच्छा, विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए अगर हम किसी एक कोने को दूसरे कोने से भाई मिला दें तो ये बना हुआ जो आयत दिख रहे हैं आपको, ये दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 हो गया भाई, ये त्रिभुजों में बंट गया और इसे ही कहते हैं क्या? डायगोनल, अर्थात जिसे कहा जाता है विकर्ण। ठीक है, तो ध्यान रखें आयत का जो विकर्ण होता है करणी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इसको मैंने यहाँ पे संकेत फॉर्म में लिखा है, संकेत के रूप में लिखा है D = √L² + B² होता है। ठीक है, अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आयताकार पार्क में अंदर या बाहर से सटे रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा, इसके लिए हम बात करते हैं, कभी कभी पार्क में गए होंगे तो देखे होंगे अक्सर पार्क आयताकार भी होता है, सर्कुलाकार मतलब कह सकते हैं कि वृत्ताकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे वृत्त की बात नहीं हो रही है, हमने आयत की बात की है। आयताकार जो पार्क होता है उसके चारों तरफ अंदर की ओर अथवा बाहर की ओर चारों तरफ घूमने के लिए जो मार्ग बना रहता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पट्टी बना दिया, रास्ते को दिखाने का प्रयास किया, इस फिगर में देख सकते हैं आप। तो ये बाहर का लंबाई L1 हो गया और अंदर का लंबाई आप जानेंगे L2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार बाहर की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी B1 और बाहर की अंदर की जो चौड़ाई हो जाएगी, देखिएगा बाहर की चौड़ाई B1 अंदर की चौड़ाई B2। तो अगर कहा जाए आपसे कि आयताकार पार्क के अंदर अथवा बाहर सटे रास्ते का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो A1 बराबर बोलेंगे L1 B1 - L2 B2, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोगों ने सीखा, मैं आपको मेंसुरेशन पार्ट 1 में हम जो है ट्रायंगल, उससे संबंधित 4 प्रकार के ट्रायंगल और उनके फार्मूला को मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर मैंने वर्ग बताया, वर्ग के बाद चतुर्भुज बताया, वर्ग बताया, फिर आपके सामने आयत बताया। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जिससे हम इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आगे सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो का थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे, देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।